स्टार्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। कल अपन टॉपिक पढ़ रहे थे आपेक्षिक वैद्युतशीलता, और आपेक्षिक वैद्युतशीलता से संबंधित अपन ने न्यूमेरिकल भी किए थे। आज का जो नया टॉपिक है वो नया टॉपिक है कूलॉम के नियम का। कूलॉम के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप कूलॉम के नियम का सदिश रूप। देखिए, फिर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं अपन। कूलॉम का नियम क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R, और K की लिए निर्वात के लिए 1 अपॉन कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। या मैं ये कह सकता हूँ F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R। कूलॉम का नियम क्या कहता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, दो आवेश हैं, उन आवेशों के मध्य क्या लगता है? या तो आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का बल। इन आवेशों के परिमाण के गुणनफल तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जो बल लगता है वो क्या कहलाता है? कूलॉम का नियम कहलाता है। अर्थात इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इसका अभी हम सदिश रूप अपन को क्या करना है? निकालना है। सदिश रूप कैसे निकालेंगे? यहां देखिए, ये एक XY निर्देश तंत्र है। ये XY एक निर्देश तंत्र। इस XY निर्देश तंत्र में या निकाय मान लेते हैं, इस XY निर्देश तंत्र में दो स्थिर बिंदु आवेश, एक ले लिया मैंने Q1 और एक ले लिया मैंने Q2। दो स्थिर बिंदु आवेश रखे हुए। इन आवेशों की मूल बिंदु से डिस्टेंस या दूरियां या स्थिति सदिश है वो स्थिति सदिश मान लीजिए कितना है? R1 वेक्टर। कितना है? R1 वेक्टर। दूसरे बिंदु स्थिर बिंदु आवेश के बीच की दूरी कितनी है? R2 वेक्टर। इन आवेशों के मध्य की दूरियां R21 वेक्टर या R12। मैं 21 12 क्या कैसे प्रदर्शित कर रहा हूं अभी बताएंगे। Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला जो बल है, क्योंकि जो स्थिर बिंदु आवेश और स्थिर बिंदु आवेशों के कारण आपस में क्या लगेंगे? फोर्स लगेंगे। वो फोर्स कितना हो जाएगा? F21। कितना लगेगा? F21। इस Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा? F12 वेक्टर। क्या हो जाएगा? F12 वेक्टर। दोबारा देखिए, माना एक XY एक निर्देश तंत्र है। इस XY निर्देश तंत्र में दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 स्थित है। इन स्थिर बिंदु आवेशों की मूल बिंदु से जो स्थिति सदिश है वो स्थिति सदिश कितनी है? R1 वेक्टर व R2 वेक्टर। अब देखिए, इस Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल कितना है? F21।
और Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल कितना है, F12 वेक्टर। तथा इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, Q1 के कारण Q2 से जा रहा है तो कितने हैं, FR21, और Q2 से Q1 की तरफ जा रहा है तो कितना हो जाएगा, R12। अब देखिए यहां पर अपन क्या करेंगे, इसके आधार पर जो कूलाम का जो नियम है वो कूलाम का नियम को क्या करेंगे, पढ़े। तो देखिए माना एक्स वाई निर्देश तंत्र में दो स्थिर बिंदु आवेश आवेश क्रमशः Q1 व Q2 स्थित है। इन आवेशों के की मूल बिंदु से स्थिति सदिश मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर, ये मूल बिंदु से स्थिति सदिश कितनी है, R1 वेक्टर व R2 वेक्टर तथा इन आवेशों के कारण लगने वाला बल क्रमशः F21 वेक्टर व F12 वेक्टर तथा इन आवेशों के मध्य की दूरी R21 वेक्टर व R12 वेक्टर, तो कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से कूलाम का नियम क्या था, मैंने उस समय भी बताया था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब पहले क्या कर रहे हैं, Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला जो बल है उस बल का मान निकालेंगे F21 वेक्टर। कितना निकालेंगे, F21 वेक्टर। Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल कितना बल लग रहा है, F21। क्या सूत्र था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0।
Q1 Q2 अपॉन इनके मध्य की दूरी कितनी है R21 वेक्टर R21 वेक्टर लगा रहा हूं इसलिए क्या आ जाएगा सदिश आ जाएगा समीकरण। अब देखिए ये हमारे पास R21 है उसकी वैल्यू क्या आती है त्रिभुज का जो सदिशों के लिए त्रिभुज का जो नियम पढ़ा था आप लोगों ने त्रिभुज का नियम क्या था कि यदि त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को एक ही क्रम में व्यक्त किया जाए तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को क्या करती है प्रदर्शित करती है। देखिए ये दो सदिश थे अपना ए वेक्टर था ये सदिश था बी वेक्टर इनको अपन त्रिभुज के नियम के अनुसार अपन को क्या करना था जोड़ना था। तो क्या जोड़ा था यहाँ पर पहले सदिश की हेड दूसरे सदिश की क्या थी परिणामी सदिश का मान है पहले सदिश की टेल दूसरे सदिश की क्या हो जाएगी हेड। ये हमारे पास इस तरीके से जोड़ने का क्रम था। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप कह सकते हैं यदि त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को एक ही क्रम का मतलब होता है पहले की हेड दूसरे की टेल। यदि त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को एक ही क्रम में व्यक्त किया जाए तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में विपरीत का मतलब है पहले क्या आना चाहिए हेड आना चाहिए था लेकिन अपन क्या ले रहे हैं टेल विपरीत क्रम में परिणामी सदिश के परिमाण व दिशा को क्या करती है प्रदर्शित करती है। क्या कहलाता है त्रिभुज का नियम कहलाता है। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो रहा है अपन यहां से चल रहे मूल बिंदु से चले Q1 के कारण Q2 पर क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है किधर चले अपन और ये हमारे पास क्या हो गया इस स्थिति में। तो त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं ये क्रमागत भुजाएं होंगी कौन कौन सी R इस तरीके से तो गए ये मूल बिंदु हो गया O ये हमारे पास R1 वेक्टर ये हमारे पास क्या है Q1 आवेश है और फिर Q1 आवेश के कारण Q2 पर क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है। ये दूरी कितनी होगी डिस्टेंस इनके मध्य की R21 है और ये हमारे पास कितनी है R2 यही तो स्थिति है। अब इसको त्रिभुज का नियम लगाएंगे त्रिभुज का नियम के नियम से त्रिभुज का नियम क्या कहेगा दो क्रमागत भुजाएं कौन कौन सी है ये R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर किसके बराबर आ रही है R2 वेक्टर के ये तो था त्रिभुज के नियम ये अपन ने लिया था A ये लिया था B और इसका मान आया था अपने पास A प्लस B ये तो आया था। अब देखिए A का मान R1 है एक B का मान R21 है और ये किसके बराबर हो जाएगा दोनों का अपन क्या कर दिया जोड़ दिया किसके बराबर हो गया R2 A प्लस B का मान कितना है हमारे पास R2 के बराबर। किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को R21 की वैल्यू तो कितना जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 इसका क्या कर देंगे अपन पक्षांतर। तो मैं R21 की जगह कितना लिख सकता हूं R2 माइनस R1 कितना लिख सकता हूं ये R स्क्वायर है क्या होता है स्क्वायर। तो यहां इस R21 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं R2 माइनस R1 वेक्टर अर्थात F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन ये हमारे पास R21 की जगह कितना लिख सकता हूं मैं R2 माइनस R1 और स्क्वायर करूंगा ये स्क्वायर और R21 समीकरण नंबर। अब देखिए ये हमारे पास F21 की वैल्यू आ गई। अब एकांक सदिश क्या होता है एकांक सदिश क्योंकि कैप होता है वो कैप क्या होता है एकांक सदिश। एकांक सदिश होता है इकाई परिमाण वाले सदिश को एकांक सदिश कहते हैं। इकाई परिमाण वाले सदिश को एकांक सदिश हमने 11वीं क्लास में बताया था। एकांक सदिश को कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है a वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर। ये एकांक सदिश पढ़ा था
यहाँ पर सदिश राशि हमारे पास ये वैल्यू, इसका मान हमको लिखना है। क्या करना है अपन को? सदिश को किस तरीके से व्यक्त करना है ये देखना है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं अपन R21 को, R21 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, कैप का मान निकालना है हमको, R21 कैप। वेक्टर कितना आ रहा है R21 और ये कितना है R21 वेक्टर, या इसको मैं ले लेता हूं R21 वेक्टर अपॉन इसका जो परिमाण है, परिमाण कितना आ रहा है R21, ये तो परिमाण आएगा। इस तरीके से R21 कैप बराबर R21 वेक्टर अपॉन इसको अपन लेंगे R2 माइनस R1। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, क्योंकि R21 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये वैल्यू है। ये हमने क्या कर दिया पर इस तरीके से लिख दिया। इसको अपन कैप की जगह अपन ये लिख सकते हैं, वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन इसका मान आ जाएगा R21 R2 माइनस R1, ये स्क्वायर और एक ये कितना हो गया, आज इसकी पावर कितनी होगी 3, और ये क्या लिख सकता हूं मैं R21 वेक्टर, क्या लिख सकता हूं R21 वेक्टर, या मैं R21 की जगह क्या लिख सकता हूं R2 माइनस R1, आपकी इच्छा अनुसार R2 माइनस R1। समीकरण नंबर कितना हो गया 1। बताओ अब देखिए ये तो किसके कारण है, Q1 आवेश के कारण, Q2 आवेश पर लगने वाला बल F21 आ गया। इसी तरीके से इसी प्रकार इसी प्रकार अब क्या करेंगे, Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर कितना बल लग रहा है F21, Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला बल कितना बल लगेगा F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है R12 वेक्टर, R12 वेक्टर, R12 वेक्टर का होल स्क्वायर, या मैं कह सकता हूं उसको स्क्वायर R12 कैप, क्योंकि सदिश ले रहे हैं अपन इसलिए क्या आ रहा है कैप। इसको भी किस तरीके से अपन यो चल रहे हैं, अब कैसे चल रहे हैं, यो चले, यो से यो चले, यो चल रहे हैं। तो यहां पर देखिए दो क्रमागत भुजा कौन कौन सी होगी, ये होगी, तो R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर R1 वेक्टर। इसका मान चाहिए अपन को R12 वेक्टर का मान चाहिए, तो R1 वेक्टर माइनस कितना हो जाएगा R2, तो 12 की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यहाँ देखिए F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, R1 माइनस R2
अब देखिए, और एकांक सदिश है, एकांक सदिश को किसे इकाई परिमाण वाले सदिश, ये क्या आ जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर लग रहा है तो इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, तो इसको भी अपन लिखेंगे सेम उसी तरीके से। यहाँ पावर कितनी आ जाएगी 3 आई थी, यहाँ पर भी पावर कितनी आ जाएगी 3, या फिर एक बार लिख लेते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इस एकांक सदिश का मान यहाँ लिख लेते हैं, R12 कैप बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन परिमाण ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसकी जगह मैंने ये रख दिया, ये रखने के बाद में इसको क्या करेंगे अपन हल करेंगे, और हल कितना प्राप्त होता है वो देखेंगे। F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 स्क्वायर है, एक पावर कितनी है 3, आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं, तो कितना हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, पावर कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ कितना जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। सेम उसी तरीके से यहाँ 2 1 है तो यहाँ 2 1 आया है, वहां 1 2 है तो यहाँ पर क्या आया है 1 2 आया। अब देखिए इन दोनों आवेशों पर लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स या उनकी स्थिति सदिश है, एक स्थिति सदिश है, उनकी डायरेक्शन कैसी है विपरीत। जब Q1 Q2 Q1 के द्वारा Q2 आवेश पर लग रहा है तो स्थिति सदिश कितनी है R21, और ये Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला के कारण कितनी स्थिति सदिश है R12 वेक्टर। तो ये एक दूसरे के क्या है विपरीत है, और विपरीत है तो अपन लिख सकते हैं R21 वेक्टर बराबर परिमाण में कितनी है समान है, लेकिन दिशा विपरीत होती है तो इसको किस तरीके से व्यक्त करते हैं, इस तरीके से उसकी चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस है। तो चूंकि दोनों आवेशों स्थिति सदिश परिमाण में समान है, लेकिन दिशा विपरीत है, अर्थात मैं लिख सकता हूं R21 वेक्टर बराबर माइनस R12 वेक्टर, अर्थात इसको R21 की जगह कितने लिए था R2 माइनस R1 माइनस, इसकी जगह लिया था R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। समीकरण नंबर कितना हो गया 3। मैं समीकरण 3 से तुम्हारी इच्छा अनुसार है, चाहे 2 में रखो चाहे 1 में रखो, या तो R1 माइनस R2 की वैल्यू किस में रख देंगे 2 में रख देंगे, या 1 में रख देंगे R2 माइनस R1 की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए समीकरण 3 से समीकरण 1 में क्या रख देंगे अपन मान रख देंगे, समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर ये समीकरण 1 है, समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर अपन मान रखेंगे, मान रखिए समीकरण 1 कौन सा है F21, कितना वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1। ये R2 माइनस R1 की जगह मैं R1 माइनस R2 लिख सकता हूँ, R1 माइनस R2। अब देखिए ये माइनस का चिन्ह है, मैं माइनस लगा सकता हूँ, ये माइनस लगा। पावर कितनी है 3, मैंने भी पावर कितनी लगा दी 3। अब देखिए R2 माइनस R1 की जगह कितना है माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये वैल्यू R2 माइनस R1 की जगह माइनस R1 माइनस R2 है, मैंने लिख दिया माइनस R1 माइनस R2 वेक्टर। इस माइनस को मैं इधर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये माइनस लिया Q1 Q2 अपॉन, यहाँ देखिए मोड के अंदर जो राशि होती है चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो, बाहर निकल के आती है तो कैसी हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2, पावर कितनी होगी 3, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये समीकरण नंबर हो गया हमारे पास 4। अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 4 से, समीकरण 2 है समीकरण 4 से, 4 से देखिए इसकी जो वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है F12 वेक्टर के बराबर। इसके बराबर आ रही है F21 वेक्टर माइनस का चिन्ह है F12। समीकरण नंबर कितना हो गया 5। समीकरण 5 कूलाम के नियम का सदिश रूप कहलाता है, जो कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम की पालना करता है। अर्थात न्यूटन की गति का तृतीय नियम यही तो था, F12 वेक्टर बराबर माइनस का F21 वेक्टर। ये हमारे पास ये क्या आ जाएगा कूलाम के नियम का सदिश रूप।